मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूले। हारिम या डुअल कल्टिवेशन नॉवल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद। नॉवल का नाम अयान बनेगा सुप्रीम थंडर गॉड है। पार्ट 19। अयान ने आकाश में चक्कर लगाया और एक उम्रदराज गोली निगल ली। लगभग 1 मिनट के भीतर ही उसका शरीर बूढ़ा होने लगा। पलक झपकते ही वह 26 या 27 साल के युवक जैसा लगने लगा। धीरज साम्राज्य की स्थापना मार्शल आर्ट पर हुई थी। इसके लगभग 70% अधिकारी जनरल थे और नृत्यपुर प्रांत में सर्वोच्च अधिकारी को प्रांत लॉर्ड कहा जाता था। इसके साथ ही वह सेना के माक्विस भी थे। यंत्रंगरी शहर अतुलनीय रूप से समृद्ध था, लेकिन वनराजी शहर की तुलना में यह बहुत कमजोर था। प्रांत की राजधानी में पहुंचने के बाद अयान ने मिशन स्क्रॉल सौंप दिया और सीधे मिशन जारीकर्ता रोहित से मिलने के लिए ले जाया गया, जो नृत्यपुर प्रांत के तीसरे दर्जे के जनरल थे। क्या आप सूर्य चंद्र संप्रदाय के अनुयायी हैं? रोहित ने अपने हाथ में टास्क स्क्रॉल देखा और अपना हाथ हिलाया, जिससे अयान की सुरक्षा कर रहे अधीनस्थ पीछे हट गए। हाँ, अयान ने सैनिक से चाय ली और पीते हुए कहा, जनरल सन, कृपया मुझे मिशन के बारे में विस्तार से बताएं। रोहित ने कहा, घटना का प्रारंभिक स्थान चिरनिद्रा वन था। ये जंगल बहुत समय पहले से ही बड़ी संख्या में राक्षसी जानवरों से आक्रांत है, लेकिन इसका स्तर आमतौर पर अधिक नहीं है। कई बाहरी लोग प्रवेश करते हैं और राक्षसी जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों में किसी कारण से चिरनिद्रा वन में राक्षसी जानवर बेचैन हो गए हैं। वे राक्षसी जानवर मनुष्यों पर घात लगाने के लिए कस्बों में भी घुस आते थे। इसके अलावा उन्होंने मौके पर लड़ाई नहीं की, बल्कि इंसानों का अपहरण किया। क्या इस तरह की बात होगी? अयान ने इस ओर ध्यान दिया। राक्षसी जानवरों के पास मनुष्यों को घायल करने के लिए बहुत समय था, लेकिन ऐसे बहुत कम उदाहरण थे जहां राक्षसी जानवरों ने मानव दुनिया में घुसपैठ करने की पहल की। विशेष रूप से अधिकांश राक्षसी जानवर मनुष्यों को मौके पर ही खा जाते थे और कुछ चुपके से मनुष्यों को चुरा ले जाते थे। क्योंकि राक्षसी जानवर जंगली जानवर नहीं थे, इसलिए उन्हें अनाज की आवश्यकता नहीं थी। रोहित ने कहा, प्रारंभिक निर्णय यह है कि मानव राक्षसी जानवर को चुराना मूल रिटर्न के तीसरे स्तर पर है, लेकिन समस्या क्षेत्र नहीं है, बल्कि राक्षसी जानवर का ठिकाना है। हमने 1 दर्जन से अधिक बार चिरनिद्रा वन में भारी सैनिक भेजे हैं, लेकिन अभी तक हम अपराधी का पता नहीं लगा पाए हैं। हमने जो अन्य राक्षसी जानवर पाए वे सभी सामान्य हैं। उन्होंने संभवतः ऐसा नहीं किया। यह मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है, यहाँ तक कि हमारे माक्विस भी चिंतित हो गए हैं। आप जानते हैं, हमारे सैनिक मनुष्यों से लड़ने में अच्छे हैं, लेकिन वे राक्षसी जानवरों से निपटने में और भी बेहतर हैं। इसीलिए हमने सूर्य चंद्र संप्रदाय की ओर रुख किया। इसी समय अचानक आंगन में कोई जोर से बोला। रोहित ने भौहें सिकोड़कर कहा, क्या हंगामा है? दरवाजे के बाहर एक गार्ड ने सूचना दी, जनरल को सूचना दी जा रही है कि द्वितीय श्रेणी के एज्योर क्लाउड संप्रदाय के लोग आ चुके हैं। तुम्हें अन्य संप्रदाय भी मिले? अयानकी ने कहा। रोहित ने अयान को बाहर ले जाकर कहा, हमने 10 से अधिक संप्रदायों से मदद मांगी है। 8 संप्रदाय पहले ही वापस आ चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ है। दरवाजे के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि आंगन में पहले से ही 30 से अधिक मार्शल कलाकार खड़े थे। वे मूल वापसी क्षेत्र के प्रथम और द्वितीय स्तर पर थे और उनकी आयु केवल 20 वर्ष के आसपास थी। हालांकि ये मार्शल कलाकार गार्डों के साथ जमकर बहस करते दिखे क्योंकि उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। रोहित ने अजूर क्लाउड संप्रदाय के लोगों से कहा, आपको 10 दिन बाद तक नहीं आना चाहिए, लेकिन चूंकि आप पहले ही आ चुके हैं, तो चलो एक साथ चलते हैं। कौन है ये? एज्योर क्लाउड संप्रदाय की ओर से एक लंबा और पतला आदमी खड़ा था। उसकी नाक टेढ़ी और होठ पतले थे। वह एक दयालु व्यक्ति नहीं लग रहा था। वह इस समय अयान की ओर इशारा करके पूछ रहा था। जनरल, रोहित ने कहा, ओह, ये हमारा मित्र है जिसे हमने आमंत्रित किया है। चल दर, सभी लोग प्रभु से मिलने के लिए मेरे पीछे आएं। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि सूर्य चंद्र संप्रदाय का एक विशेष दर्जा था, और वह जानता था कि सूर्य चंद्र संप्रदाय की शैली हमेशा गुप्त रही है, इसलिए उसने अयान की पहचान उजागर नहीं की। समूह कई मंजिलों के प्रांगणों से होकर गुजरा और प्रांत के मुख्य आवासीय क्षेत्र में प्रवेश किया। रास्ते में जगह जगह रोशनी की सजावट की गई थी और माहौल जीवंत था। आज सेना के माक्विस कार्तिक के 5वें बेटे ऋतिक का 14वां जन्मदिन था। कार्तिक एक सैन्य कुलीन परिवार से थे और वह छोटी उम्र से ही सेना में थे। वह सचमुच एक कठोर आदमी था। जैसे ही अयान और अन्य लोग पहुंचे, कार्तिक शराब का एक बड़ा घूंट ले रहा था और जोर से हंस रहा था। आओ, एज्योर क्लाउड सेक्ट से मेरा दोस्त आ गया है। जल्दी से आओ और मेरे लिए परफॉर्म करो, ऋतिक, ताकि मेरा मजा बढ़ सके। कार्तिक का कुलीन परिवार सैन्य और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण था। यह अपनी क्षमता दिखाने का अच्छा अवसर था। एज्योर क्लाउड सेक्ट की हुकनाक ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठियां बांध लीं। यह एज्योर क्लाउड संप्रदाय का 16वीं पीढ़ी का शिष्य शिवांश है। नमस्कार, प्रभु प्रीफेक्चर लॉर्ड।
मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके बेटे के पास कभी काई मिंग मार्शल मास्टर था। मेहमान हैरान थे। उठते ही उन्होंने ये क्यों पूछा। मेरा बेटा ऋतिक जन्मजात रूप से कमजोर है और वह कट्टरपंथी सैन्य तकनीकों को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं तो बस उसे संप्रदाय से परिचित कराने के बारे में सोच रहा था ताकि वह सीख सके, लेकिन आज मेरे लिए मौका है। कार्तिक ने खुश होकर कहा। काई मिंग मार्शल मास्टर को मास्टर नहीं माना जाता था। अधिक से अधिक, वह एक मार्शल मास्टर था जिसने बच्चे को मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश कराया। यदि एज्योर क्लाउड संप्रदाय का कोई शिष्य काई मिंग मार्शल मास्टर बन जाता है, तो भविष्य में ऋतिक के लिए एज्योर क्लाउड संप्रदाय में प्रवेश करना तर्कसंगत होगा। उत्सुक नाक वाले शिवांश को पता था कि स्थिति के अनुसार कैसे कार्य करना है और उसने तुरंत अपने और प्रीफेक्चर लॉर्ड के बीच संबंध स्थापित कर लिया। अच्छा, कार्तिक ने खुश होकर कहा, आज सचमुच बहुत खुशी का दिन है। भाई शिवांश, मुझे अपने संप्रदाय का युद्ध कौशल दिखाओ और सबकी आंखें खोल दो। शिवांश ने मंद मंद मुस्कुराकर सबसे पहले प्रीफेक्चर लॉर्ड को धन्यवाद दिया। फिर उसने अपने पास बैठे अयान से अभद्रतापूर्वक कहा, तुम एक तरफ खड़े हो जाओ। उसका आशय बहुत स्पष्ट था। वह नहीं चाहता था कि कार्तिक ये सोचे कि अयान एज्योर क्लाउड संप्रदाय का सदस्य है, ताकि अयान को एज्योर क्लाउड संप्रदाय का लाभ उठाने से रोका जा सके। कार्तिक को नहीं पता था कि अयान कौन है। अगर उन्हें पता होता, तो वे निश्चित रूप से अपने बेटे को काई मिंग मार्शल मास्टर बनने के लिए दूसरे दर्जे का शिष्य नहीं ढूंढने देते। दूसरी ओर, अयान को लगा कि शिवांश थोड़ा अप्रिय था, लेकिन उसने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। वह भौचक्का होकर एक ओर चला गया। शिवांश ने एक लंबी तलवार निकाली और कहा, अगर मैं यंग मास्टर ऋतिक का काई मिंग मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूं, तो मैं उन्हें तलवार चलाने की तकनीक सिखाने के लिए तैयार हूं। बोलते बोलते उन्होंने वहीं पर अभ्यास भी शुरू कर दिया। इस तलवार तकनीक को सुंदर जल तलवार कहा जाता था। इसकी हरकतें हल्की और लापरवाह थीं। तलवार बगल की ओर चलती थी और अक्सर अचानक वार करती थी, जिससे लोग उससे बचाव करने में असमर्थ हो जाते थे। जब शिवांश खुश होता तो कभी कभी वह भोज समूह में घुस जाता और अपनी तलवार से करतब दिखाता, मेहमानों के शराब के गिलास उठा लेता, जिससे सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठते। अयान ने रोहित से फुसफुसाते हुए कहा, जनरल सन, क्या आप मुझे राक्षस जानवर चुराने वाले आदमी की केस फाइल दिखा सकते हैं? ओह, संयोग से यह मेरे पास है। रोहित ने 2 स्क्रॉल निकाले और कहा, कुल 25 बार थे। ये घटना रेडियस के निकटवर्ती कई शहरों में घटित हुई। अयान ने फाइल का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और तुरंत उसे अजीब लगा, क्योंकि जिन शहरों में ये घटना घटी थी, वे अव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित थे। दूसरे शब्दों में, जब भी राक्षसी जानवर किसी को चुराता, तो अगली बार वह अपना स्थान बदल देता। इस तरह की स्थिति ऐसी थी जैसे कोई राक्षसी जानवर जानबूझकर किसी मानव मार्शल कलाकार का पीछा करने से बच रहा हो। ऐसा नहीं लगता था कि उसमें किसी राक्षसी जानवर जैसी बुद्धि थी। प्रत्येक शहर पर घात लगाने के बाद चुराए गए लोगों की संख्या को पीछे से चिन्हित किया गया। शुरुआत में शहर से केवल 1 दर्जन लोगों की ही चोरी हुई थी, लेकिन आखिरी कस्बे में अयान ने ठंडी हवा में सांस ली। कोई नहीं। अंतिम कस्बे का नाम रामनगर था और पूरे कस्बे पर साफ कब्जा कर लिया गया था। ये कुछ ज्यादा ही विचित्र था। जैसे ही अयान विचार कर रहा था, उसने समय समय पर जयकारे की आवाजें सुनी और जयकारे अधिक से अधिक तीव्र होते गए। अच्छा, अजूर क्लाउड सेक्ट वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। सुंदर जल तलवारों का ये सेट वास्तव में बुरा नहीं है। कार्तिक बहुत खुश था। सैन्य मार्शल कौशल और संप्रदाय मार्शल कौशल के बीच एक बड़ा अंतर था। सैनिकों ने समूह युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए सैन्य मार्शल कौशल को अधिक मजबूत शक्ति प्रदर्शित करने के लिए आमतौर पर कई लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती थी। संप्रदाय के युद्ध कौशल के विपरीत, एक व्यक्ति की युद्ध शक्ति अत्यंत उच्च थी। प्रभु प्रीफेक्चर मास्टर, मैं अकेले अपने व्यक्तिगत प्रशिक्षण से जीवशुई तलवारों के इस सेट की असली ताकत नहीं बता सकता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढना चाहता जो मेरे साथ इसका अभ्यास करे। शिवांश ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। उसके पीछे खड़े मार्शल भाइयों ने तालियां बजाईं और खुशी मनाई। प्रांतपालक की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शिवांश ने अयान की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम बाहर आओ। माहौल पहले से ही काफी जीवंत था और अयान अपना ध्यान डोजियर पढ़ने में लगाए हुए था, इसलिए उसने शिवांश की बातों पर ध्यान नहीं दिया। शिवांश की तलवार अयान उदासीन रहा और अशिष्टता से चिल्लाया। परिणामस्वरूप अयान अभी भी अपना सिर नीचे झुकाए स्थिर भाव से फाइल को देख रहा था। शिवांश को लगा कि सबके सामने उसकी बेइज्जती हो गई है और वह कुछ शर्मिंदा भी हुआ। उसने शराब का एक गिलास उठाया और उसे अयान पर फेंक दिया और उसमें युआन क्यूई भी डाल दी। शराब का गिलास सीटी बजाता हुआ दूर चला गया, जो संभवतः एक जियानटियन 9वीं परत मार्शल कलाकार को घायल करने के लिए पर्याप्त था। जब अयान ने हवा की आवाज सुनी, तो उसने अनजाने में अपना हाथ उठाया और शराब का प्याला अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने अपना सिर उठाया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पहले तो उसने उसे पकड़ लिया, फिर अपना सिर ऊपर उठाया। ये हाथ बहुत सुंदर था और इसने खूब तालियां भी बटोरी। आप क्या कर रहे हो? शिवांश चिल्लाया, क्या तुम बहरे हो? बाहर आओ और मुझे मृदु जल तलवार तकनीक दिखाओ। मेरे साथी बनो, जल्दी करो।
अयान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जब तुम प्रदर्शन कर रहे हो तो मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? इसके अलावा आपके अभी भी कई छोटे भाई हैं। बकवास, शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, क्या हमें अभ्यास के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढना चाहिए जो पानी की तलवार चलाना न जानता हो? बकवास मत करो, जैसे ही तुम बाहर आओगे मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। अयान ने कहा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहने के बाद वह स्क्रॉल की ओर देखता रहा। बेशर्म, शिवांश ने अपना हाथ उठाया और तलवार का पीछा किया। तलवार का शरीर चांद के नीचे चमक उठा और सीधे अयान के गले में जा लगा। कहा गया कि यह एक अभ्यास था, लेकिन अंत में यह तलवार सीधे अयान के महत्वपूर्ण अंग में जा लगी। अयान ने भौहें सिकुड़ी और तलवार के वार को चकमा दिया। उसने तलवार की तीखी धार को अपने कानों में घुसने दिया और कहा, हमें कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं है। तुम्हें ऐसा कदम क्यों उठाना चाहिए? यदि आप दिखावा करना चाहते हैं तो अपने रास्ते से हट जाइए। ये पिता तुम्हें कैसे चोट पहुंचा सकता है? शिवांश की तलवार छूट गई। उसने पलटकर अयान की कनपटी पर वार किया। तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए कि मैं, एक दूसरे दर्जे के संप्रदाय का प्रतिष्ठित शिष्य, तुम्हें इतनी कम उम्र में प्रशिक्षण में साथ चलने के लिए कह रहा हूं। अयान ने फिर भी पीछे हटने का निर्णय लिया और जवाबी कार्रवाई नहीं की। सबसे पहले वह यहाँ एक मिशन पर आए थे। इसके अलावा बहुत से आम लोगों को राक्षसी जानवरों द्वारा उठा लिया गया था, इसलिए अयान को वास्तव में चिंता होने लगी। दूसरा, एजोर क्लाउड संप्रदाय भी मिशन करने के लिए यहाँ था। यदि उसने एजोर क्लाउड संप्रदाय के लोगों को घायल कर दिया तो वह आसानी से वापस नहीं जा सकेगा। हालांकि शिवांश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह अयान को 3 या 4 बार नहीं मार सकता था, इसलिए उसके तरीके और भी क्रूर हो गए। अभी जब हम अभ्यास कर रहे थे तो हम काफी शक्तिशाली थे। हम किसी को इतने लंबे समय तक क्यों नहीं मार सकते? ऐसा लगता है कि मृदु जल तलवार भी उतनी अच्छी नहीं है। वहां पहले से ही मेहमान एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। ये शब्द सुनकर शिवांश और भी क्रोधित हो गया। वह अयान पर चिल्लाया, कितना बेशर्म है। इसके साथ ही उन्होंने तुरंत अपनी तलवारबाजी बदल दी, प्राथमिक ज़ियुशुई तलवार को त्याग दिया और इसके स्थान पर एजियोर क्लाउड सेक्ट की ट्रैकिंग तलवार का उपयोग किया। ये ट्रैकिंग तलवार बहुत अधिक शक्तिशाली थी। तलवार की गति बहुत तेज थी। जब सबने तलवार से चांदनी लौटते हुए देखी तब तक तलवार आर पार हो चुकी थी। अरे वह बदमाश! एजियोर क्लाउड संप्रदाय की एक महिला शिष्या बाहर आए और अयान से चिल्लाई, क्या तुम एक पुरुष हो? अगर मैं तुम्हें मेरे साथ प्रशिक्षण लेने दूं तो तुम मेरे साथ प्रशिक्षण ले सकते हो। अधिक से अधिक आप बड़े भाई शिवांश द्वारा अपंग कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा अजूर क्लाउड सेक्ट आपको मुआवजा देने में सक्षम नहीं है। अधिक से अधिक मैं अपंग हो जाऊंगा। अयान पीछे कूद गया और दीवार पर खड़ा हो गया। क्या मैंने तुम्हें उकसाया? उसने गुस्से से कहा। आप और मैं एक दूसरे को नहीं जानते। क्या खुश रहने के लिए दुश्मन होना जरूरी है? अयान के पास कदम उठाने का एक कारण था। बिना कुछ कहे कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं थी, जिससे हर कोई नाखुश था। कार्तिक का बेटा ऋतिक भी छोटा और अज्ञानी बच्चा था। इस समय उन्होंने वास्तव में ताली बजाई और चिल्लाए, शक्तिशाली नहीं, शक्तिशाली नहीं। अजूर क्लाउड सेक्ट बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं है। मैं अजूर क्लाउड सेक्ट में शामिल नहीं होना चाहता। ये सुनकर शिवांश और भी क्रोधित हो गया। उसने अयान की ओर अपनी तलवार तान दी और चिल्लाया, तुमने हमारे एजियोर क्लाउड संप्रदाय की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने का दुस्साहस किया है। इसके साथ ही उसने अयान पर 7 वार किए। इन 7 तलवारों में वास्तव में युआन क्यूई का प्रयोग किया गया था। तलवार की गति अत्यंत तीव्र थी और तलवार की चमक उससे भी अधिक तीव्र थी। 2 मीटर लंबी तलवारें रोशनी की तरह चमक उठीं। अयान अभी ऋतिक को ताली बजाते देखने गया ही था कि अचानक शिवांश ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह जल्दी में चकमा दे गया, लेकिन तलवार की रोशनी से उसके काले बालों का एक गुच्छा कट गया। अयान ने गुस्से से शिवांश की ओर देखा, तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें मारना हल्का काम माना जाता है। शिवांश भी उछलकर आंगन की दीवार पर खड़ा हो गया और अयान के दिल पर वार करने लगा। अयान ने चकमा देते हुए फाइल उसकी बाजुओं में डालते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। जब शिवांश ने दूसरी तलवार घोंपी तो अयान का शरीर कांप उठा और उसकी बाईं मध्यमा उंगली अचानक बाहर निकल आए और उसने तलवार पकड़ ली। इससे पहले कि शिवांश कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने पाया कि अयान पहले से ही उसके सामने था। शिवांश चौंक गया। अयान ने अपना बायां पैर झुकाया और शिवांश की छाती पर हथेली रख दी। इस हथेली ने अपनी युआन क्यूई का उपयोग करके शिवांश की छाती पर आधा इंच गहरा हथेली का निशान बना दिया। एक ही क्षण में उसकी 6 पसलियां टूट गईं और शिवांश खून थूकते हुए पीछे की ओर उड़ गया। अयान आंगन की दीवार पर खड़ा होकर गहरी आवाज में बोला, मेरा पेट भर गया है। मैं ठीक हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बड़े भाई को चोट पहुंचाने की? वह इतना बुरा है, फिर भी उसने इस जूनियर पर इतना जोरदार हमला किया। ग्रीन क्लाउड संप्रदाय की महिला शिष्या चिल्लाई। 30 से अधिक लोगों ने अपनी तलवारें निकाल लीं और अयान को गुस्से से घूरने लगे। क्या मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है या आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? अयान गुस्से से हंसा। 26 या 17 साल की उम्र किस तरह की बुजुर्ग थी?
यदि आप सचमुच सोचते कि मैं एक बुजुर्ग हूं, तो क्या आप एक बुजुर्ग के प्रति इतने असभ्य होते? अयान भावुक होकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। मार्शल आर्ट की दुनिया सचमुच विचित्र थी और यहाँ कुछ भी अकल्पनीय घटित हो सकता था। मेरा इरादा उसे उकसाने का नहीं था, लेकिन मैं मुसीबत में था। चाहे आप कुछ भी कहें, आप आज नहीं जा सकते। महिला शिष्या तलवार हाथ में लेकर सबसे पहले आगे बढ़ी और अन्य 30 से अधिक लोग भी आंगन की दीवार पर कूद पड़े। हाँ, ये खत्म नहीं हुआ। अयान ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक काले रंग की कृपाण निकाली। जैसे ही विशालकाय कृपाण सामने आया, सभी मेहमान आश्चर्यचकित रह गए। हे भगवान, इतनी बड़ी कृपाण! कुछ असभ्य अतिथियों ने तो मौके पर ही चिल्लाना भी शुरू कर दिया। एज्योर क्लाउड संप्रदाय के शिष्य भी हैरान रह गए। 3 मीटर लंबी कृपाण कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण थी। अयान का दाहिना हाथ झंझनाया और वह चिल्लाया, क्या तुम लड़ना चाहते हो? उससे मत डरो। यहाँ अपनी ताकत दिखाने के लिए वह हमसे कुछ अधिक वर्षों के युद्ध अनुभव पर निर्भर है। आइए मिलकर लड़ें। वह ऐसा नहीं कर सकता। महिला शिष्या ने अपनी भौहें उठाईं और अयान की ओर दौड़ी। ताकतवर, मुझे। अयान इन लोगों से तर्क करने में बहुत आलसी था। जंगल में सभी प्रकार के पक्षी हैं। आप नहीं जानते कि कब और कहां से कुछ अजीबोगरीब लोग अचानक सामने आ जाएंगे और अकल्पनीय कारणों का इस्तेमाल करके आपका अपमान करने लगेंगे। इस तरह के व्यक्ति के साथ व्यवहार करना सिर्फ 2 शब्द, एक सबक था। अयान जानता था कि उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही और वह उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अन्यथा, यदि कोई कैंगलोंग समुद्र में चला जाता, तो संभवतः एज्योर क्लाउड संप्रदाय के 30 से अधिक शिष्य मौके पर ही खून से लथपथ हो जाते। इसलिए अयान ने अशिंग थंडर ब्लेड की केवल पहली चाल का ही उपयोग किया। रैप्टर ने अपनी पूंछ हिलाई। ये कृपाण बाहर निकली और एक 5 मीटर लंबी अर्धचंद्राकार ब्लेड की चमक निकली। यद्यपि ब्लेड लाइट की लंबाई बढ़ गई थी, लेकिन इसकी चौड़ाई आधी उंगली से भी कम रह गई थी। फिर भी उगते हुए कृपाण प्रकाश ने 30 से अधिक लोगों को एक साथ उड़ा दिया। अयान एक मजबूत आदमी था जो पहले मौसम के आधार पर फर्स्ट ओरिजिन रियल्म के मार्शल कलाकार को परास्त कर सकता था। अब चूंकि उसके पास अपना युआन क्यूई था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से द्वितीय मूल क्षेत्र में इन तथाकथित प्रतिभाओं को पराजित करने में सक्षम था। एक अयान भीड़ में आया और चिल्लाया, क्या तुम्हें लोगों पर पैर रखने की आदत है? क्या आप उन लोगों को अपमानित करना चाहते हैं जो आपके जितना अच्छे नहीं हैं? अन्यथा, आप यह नहीं दिखा पाएंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। जैसे ही उसने ये कहा, भारी कृपाण क्षैतिज रूप से टकराए और उसकी धार उन दोनों पर लगी, जिससे उनकी बांह की हड्डियां वहीं टूट गईं। इसका जबरदस्त प्रभाव उनकी छाती तक पहुंचा और उनकी 2 पसलियां भी टूट गईं। अयान ने आगे बढ़कर उन्हें फिर से थप्पड़ मारा, जिससे उनकी हड्डियां टूट गईं। वह चिल्लाया, दूसरों के लिए मुसीबत से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन तुम लोग मुसीबत को आमंत्रित कर रहे हो। यदि आपका अजूर क्लाउड सेक्ट आपको आचरण करना नहीं सिखाता, तो मैं आपको आचरण सिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्वर्गीय प्राणी होने का क्या अर्थ है। जैसे ही वह बोल रहा था, अयान भीड़ के बीच आगे पीछे घूम रहा था और उसका शरीर प्रकाश की टूटी हुई परछाइयों में बदल गया। एज्योर क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों ने जल्दी से अपनी युआन क्यूई ढालें खड़ी कर दी। हालांकि ये ढाल ब्लैक स्केल्ड सेबर के एक भी वार का सामना करने में असमर्थ थी। एक के बाद एक शिष्य उड़ गए और हड्डियों के टूटने की आवाज लगातार सुनाई देती रही। मैंने आज तुम्हें घायल कर दिया ताकि तुम भविष्य में उन लोगों को भड़काने से बच सको जिन्हें तुम्हें नहीं भड़काना चाहिए था और अपनी जान न दे दो। मेहमान भयभीत हो गए और उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उनके मुंह आश्चर्य से खुले हुए थे। जनरल रोहित ने बार बार सिर हिलाकर सहमति जताई। वह सूर्य चंद्र संप्रदाय का शिष्य बनने के योग्य थे। वह न तो अहंकारी था, न ही अहंकारी। उसने न तो कोई परेशानी खड़ी करने की पहल की और न ही उसे मौत का डर था। एक क्षण में एज्योर क्लाउड संप्रदाय के 30 से अधिक शिष्य जमीन पर लेट गए। अयान ने अपनी कृपाण रख दी और आंगन की दीवार से नीचे कूद गया। उन्होंने अपना सिर नीचे झुकाकर उस महिला शिष्या की ओर देखा, जिसने पहले बात की थी और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम मुझे अपंग भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? चूंकि मामला ऐसा है, अब जबकि मैंने आप सभी को अपंग बना दिया है, तो आपको अब और परवाह नहीं करनी चाहिए। कार्तिक प्रांत के मास्टर अचानक खड़े हो गए और चिल्लाए, शायद केवल प्रथम श्रेणी के सूर्य चंद्र संप्रदाय के लोगों में ही ऐसी ताकत होगी। अयान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं उनसे केवल कुछ वर्ष अधिक जीवित रहा। मेरे पास वास्तविक युद्ध का केवल कुछ ही वर्षों का अनुभव है। ये पर्याप्त नहीं है। अयान ऋतिक का काइमिंग मार्शल आर्टिस्ट नहीं बनना चाहता था। लेकिन जनरल रोहित कड़वी मुस्कान के साथ बोले, तुमने उन्हें इस तरह पीटा। यदि आप स्पिरिट की दवाएं भी लेते हैं तो भी ठीक होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। यह मिशन। अयान ने विशाल कृपाण को वापस अपने भंडारण रिंग में रख दिया और कहा, मैं स्वयं इसकी जांच करूंगा। अयान ने बहुत विवेक से काम लिया। उसने केवल उनकी मांसपेशियों और हड्डियों को ही चोट पहुंचाई, उनके आंतरिक अंगों को नहीं। उन्होंने कुछ अच्छी अस्थि पुष्ट करने वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का प्रयोग किया तथा उन्होंने अपनी चोटों के उपचार के लिए अपनी स्वयं की साधना तकनीकों का प्रयोग किया। 2 या 3 दिन में वे स्वतंत्रतापूर्वक घूमने में सक्षम हो जाएंगे।
जनरल सन, कृपया मुझे पहले रामनगर टाउन ले चलो। ठीक है, मेरे पीछे आओ। रोहित ने अयान के साथ वहां से जाने से पहले सभी को शिष्यों को ले जाने के लिए बुलाया। एज और क्लाउड संप्रदाय के शिष्य बिल्कुल बेशर्म थे। पहरेदारों की मदद से उनके चेहरे लाल कर दिए गए और कान भी लाल कर दिए गए। वे घटनास्थल से भागने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने अयान की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की। हालांकि जब तक अयान रामनगर टाउन में नहीं पहुंचा, तब तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि एज और क्लाउड संप्रदाय के एक शिष्य को घायल करना कोई बुरी बात नहीं थी। यहाँ स्थिति उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल थी। उन 3 पैरों वाली बिल्ली जैसे शिष्यों के आने से वे खतरे में भी पड़ सकते थे। इस विशाल रामनगर कस्बे में लगभग 1 लाख निवासी थे। लेकिन अब रामनगर कस्बा पूरी तरह से एक भूथा शहर बन चुका था और जब कोई देखता था तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता था और आसपास एक भी व्यक्ति नजर नहीं आता था। रात्रिकालीन हवा की लहरें पत्तों के बीच से सरसराहट करती हुई गुजर रही थीं और वातावरण बहुत भयावह था। झगड़े का कोई निशान नहीं। अयान ने गहरी भौहें सिकोड़ी। अयान को महेंद्र चेंग के बारे में पहली धारणा ये लगी कि वह साफ था। यहाँ तक कि सड़क पर सामान बेचने वाली दुकानें भी साफ सुथरी थीं। सामान्यतः यदि कोई राक्षसी जानवर अचानक हमला कर दे तो भले ही लोग उसका प्रतिरोध करने में असमर्थ हों, तो भी उन्हें कम से कम घबराकर भाग जाना चाहिए, है न? वर्तमान दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर एक ही समय में वाष्पित हो गया हो। जनरल रोहित ने गंभीरतापूर्वक कहा, अब आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने सूर्यचंद्र संप्रदाय की ओर क्यों रुख किया। कितनी अजीब बात है। अयान ने एक रेस्तरां के लकड़ी के खंभे को छुआ। खंभे चिकने और साफ थे। किसी राक्षसी जानवर के कारण कोई खरोंच नहीं आई, न ही प्रभाव से कोई पेंट गिरा। मेज पर रखे शराब के बर्तन और चावल को देखकर लगा कि वह अब भी पहले जैसा ही है। हमने पहले ही इस जगह की तलाशी ले ली है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। जनरल रोहित ने आह भरी। अयान ने सिर हिलाया और दूसरी मंजिल पर स्थित रेस्तरां की छत पर कूद गया। फिर उसने अपने हाथों से अपनी आंखें पोंछीं और चुपके से थंडर किंग सील के चौथे रुख, थंडर फोटो इलेक्ट्रिक आई को प्रसारित किया। ये देखकर अयान कांपने से खुद को रोक नहीं सका। उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। इंसान, वे सभी मनुष्य थे। रामनगर कस्बे की हर इमारत की छतें काली आकृतियों से भरी हुई थीं। छत पर, दीवार पर, सिगरेट की पाइप पर और यहाँ तक कि अयान के बगल में भी। खाली और मौत जैसा शांत रामनगर कस्बा काली आकृतियों से भर गया था। इस दृश्य को देखकर अयान के पसीने छूट गए। ये तो, अयान आश्चर्य से पीला पड़ गया। नजदीक से देखने पर वे आकृतियां स्पष्टतः अजनबी नहीं थीं, बल्कि पीड़ादायक आत्माएं थीं। ऐसा लग रहा था कि वे आत्माएं अवर्णनीय पीड़ा झेल रही थीं। उनकी अभिव्यक्तियां इतनी विकृत हो गई थीं कि वे डरावने हो गए थे। साधारण लोगों की आत्माओं को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, जब तक कि वे शक्तिशाली कीमियागरों और कारीगरों की तरह न हो। शक्तिशाली दिव्य आत्माओं की खेती को देखा जा सकेगा। हालांकि ले लियांग गुआन की आंखों के नीचे मानव आत्माओं के छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ गलत है। ये आत्माएं एक ही दिशा की ओर उन्मुख प्रतीत होती हैं। अयान को अचानक पता चला कि कस्बे की हजारों आत्माएं एक ही दिशा में देख रही थीं और चुपचाप रो रही थीं। अयान ने जिस दिशा में जा रहा था उस ओर देखा, और उसकी सारी आत्माएं क्लियर वाटर फॉरेस्ट की ओर जा रही थीं। इस समय ये स्थिति सचमुच बहुत अजीब थी। अयान ने अभी तक कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया था। इस समय दुष्ट संप्रदाय अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन कम से कम उन्हें यह तो पता था कि उन्होंने जो मिशन लिया है वह प्रथम श्रेणी के मिशन के दायरे से कहीं आगे का है। हालांकि अयान के व्यक्तित्व के कारण उसके लिए सूर्य चंद्र संप्रदाय में वापस लौटना असंभव था। उसे स्थिति को स्पष्ट रूप से समझना था। क्या बात। रोहित ने जब अयान को छत पर निश्चल खड़ा देखा तो उत्सुकता से पूछा। ओह कुछ नहीं। अयान नीचे कूद पड़ा और बोला, मैंने स्थिति देखी है। चलो पहले वापस चलते हैं। ये कहकर वे दोनों अपने तेज घोड़ों पर सवार होकर राज्य की राजधानी की ओर लौट गए। अयान ने रोहित को वह नहीं बताया जो उसने अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि उसे अब किसी पर भरोसा नहीं था। अयान ने रामनगर कस्बे में जो कुछ देखा और सुना था, उसके आधार पर उसने अनुमान लगाया कि जो व्यक्ति मनुष्यों को ले गया था वह कोई राक्षसी जानवर नहीं हो सकता है, या यूं कहें कि वह सिर्फ एक राक्षसी जानवर नहीं था। रामनगर कस्बे के लोग एक ही समय में बिना किसी बड़ी दहशत के गायब हो सके। इसका कारण यह था कि किसी ने तुरंत ही कस्बे के सभी लोगों की आत्माओं को चूस लिया था। इस तरह स्वाभाविक रूप से लड़ाई या भागने का कोई संकेत नहीं होगा। ठीक है अयान, तुम यात्रा से थक गए हो, जल्दी आराम करें। यह मिशन 1 या 2 दिन में पूरा नहीं किया जा सकता। रोहित ने अयान के लिए एक अतिथि कक्ष की व्यवस्था कर दी थी और वह जाने वाला था। जैसे ही रोहित दरवाजा बंद करने वाला था, अयान ने अचानक अपना सिर उठाया और पूछा, जनरल सन, क्या आपने आखिरी बार रामनगर टाउन के लोगों के गायब होने से पहले या बाद में खोज की थी? रोहित ने कहा, यह पहले की बात है। समझा। अयान ने सिर हिलाया। यह हवा के विरुद्ध किया गया अपराध था। सेना की तलाशी के बाद छाया में छिपे दुश्मनों ने तुरंत रामनगर कस्बे के सभी लोगों को पकड़ लिया।
इसके अलावा नगरवासियों की आत्माओं के अनुसार रामनगर नगरवासी 7 दिनों तक गायब नहीं हुए थे, क्योंकि मानव आत्मा के शरीर से अलग होने के बाद वह 7 दिनों में विलुप्त हो जाती है। क्यों? अयान ने अपना दाहिना हाथ मेज पर धीरे से थपथपाया और कुछ देर तक सोचता रहा। इस समय शत्रु के लिए इतना बड़ा उत्पात मचाने की केवल 3 संभावनाएं थीं। पहली बात तो ये कि धीरज सेना को दुश्मन सचमुच अपनी नजरों में नहीं रखता था, लेकिन यह संभावना सबसे छोटी थी। दूसरा, दुश्मन शायद सेना से हो सकता है, या फिर रोहित खुद हो सकता है। ये संभावना अधिक नहीं थी, लेकिन फिर भी अयान ने रोहित को यह नहीं बताया कि उसने क्या देखा और सुना था। तीसरी संभावना ये थी कि दुश्मन कुछ योजना बना रहा था और वह पहले से ही अंतिम चरण में थी। यही कारण था कि उन्होंने विपरीत दिशा में जाकर काम करने का निर्णय लिया और एक ही बार में हजारों लोगों को पकड़ लिया। अयान ने अपने लिए एक गिलास शराब बनाई और धीरे धीरे पीने लगा। उसने मन ही मन कहा, संभावना चाहे जो भी हो, उस दुश्मन या राक्षसी जानवर से निपटना निश्चित रूप से आसान नहीं है। वे इस शहर के निवासियों की आत्माओं को तुरंत निकाल सकते हैं। इसका संबंध भ्रष्ट पथ से होना चाहिए। मुझे कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तरह तैयार होना होगा। बोलते समय उसने शराब का प्याला दूर धकेल दिया, सूर्य देव तकनीक को मेज पर फैला दिया और मंत्र का अध्ययन जारी रखा। इस समय उसके पास बाह्यान बिजली के खिलाफ खुद का बचाव करने की ताकत नहीं थी। यदि उसका सामना किसी बड़े राक्षस से हो जाए तो संभवतः उससे निपटना कठिन हो जाएगा। वह केवल अपने पैरों को स्थिर कर सकता था और सूर्य देव तकनीक से शुरुआत कर सकता था। सूर्य देव तकनीक सबसे शुद्ध यान तकनीक थी। ये तकनीक दुनिया के किसी भी दुष्ट प्राणी के लिए सबसे बड़ी विनाशक होनी चाहिए। जैसे ही अयान ने इसे पलटा, उसके हाथों ने स्ट्रोक की तुलना करना शुरू कर दिया, लेकिन चाहे वह कितना भी अभ्यास करे, ऐसा लग रहा था कि वह सूर्य देव तकनीक का मार्ग नहीं खोज पा रहा था। धीरे धीरे भोर हो गई। अयान ने थोड़ी देर के लिए सफाई की और आंगन में चला गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और चेन यान की ओर देखा। उन्होंने अपने शरीर का उपयोग सूर्य के प्रकाश के तापमान को महसूस करने के लिए किया और सोचा, पहली बार मैंने मास्टर को सूर्य देव तकनीक की साधना रात में करते देखा था। उस समय सूर्य का प्रकाश नहीं था। हालांकि वह अभी भी अपने शरीर को ढकने के लिए सूर्य की किरण को आकर्षित करती थी। इसका मतलब यह है कि सन शेंगोंग जो अवशोषित करता है वह पारंपरिक अर्थों में वास्तविक सूर्य का प्रकाश नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा एक मार्शल कलाकार द्वारा अवशोषित कर ली गई हो, जो हवा से आ रही हो। हालांकि यह असली हवा नहीं थी, बल्कि दुनिया की हर चीज का सार थी। इस गणना के आधार पर सूर्य दिव्य कला ने शुद्ध सूर्य प्रकाश को अवशोषित नहीं किया। इसके बजाय इसने दुनिया को प्रकाशित करने वाले सूर्य के प्रकाश से प्राप्त प्रकाश के सार को अवशोषित कर लिया। ये सार विश्व में व्याप्त हो जाएगा, इसलिए इसे रात में भी अवशोषित किया जा सकेगा। तो फिर अब सबसे महत्वपूर्ण काम जो मुझे करना चाहिए वह है प्रकाश के सार को समझना। जीवित रहना प्रकाश की आध्यात्मिक ऊर्जा कहलाता है। अयान ने अपनी आंखें बंद की और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक क्यूई को महसूस किया। आध्यात्मिक क्यूई को समझने के लिए एक मार्शल कलाकार को जो पहली चीज सीखने की जरूरत थी, वह थी आध्यात्मिक क्यूई संवेदन अध्याय। हालांकि सूर्य देव तकनीक में सूर्य संवेदन अनुभाग नहीं था। इसका मतलब यह था कि सूर्य के प्रकाश को महसूस करने की प्रक्रिया हर किसी के लिए अलग थी, इसलिए वे मंत्र लिखने में असमर्थ थे। अयान चुपचाप सूर्य की रोशनी में बैठ गया, मानो वह शांत हो गया हो और स्थिर हो गया हो। सुबह के सूरज से लेकर दोपहर के सूरज और शाम के लाल सूरज तक। इस दौरान रोहित 2 बार आउट हुए। ये देखकर कि अयान खेती कर रहा था, उसने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटाई और चतुराई से वहां से चला गया। फिर रात में अयान अभी भी दिन और रात के बीच का अंतर महसूस कर रहा था, जिससे अयान को धारणा में कुछ छोटे अंतरों का पता चला। यह अंतर प्रेरणा की एक झलक थी। अयान ने इस तरह की प्रेरणा को समझने की पूरी कोशिश की। वह जानता था कि वह प्रकाश की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने से बहुत दूर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी चीज की छोटी सी पूंछ पकड़ ली हो, लेकिन वह चीज बहुत शरारती थी और वह भागती जा रही थी। छोटा पक्षी पेड़ की शाखा पर चहचहा रहा था। पेड़ के ऊपर सोने और चांदी के गहने लटक रहे थे जो उसने कहीं से चुराए थे, और वह प्रसन्नतापूर्वक आवाज लगा रही थी। अयान रात से देर रात तक बैठा रहा और फिर देर रात से सुबह तक। जब भोर हुई और सूर्य की पहली किरण अयान के शरीर पर पड़ी, तो अयान अचानक कांप उठा। उसके हृदय में बेचैनी की भावना उत्पन्न हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वह प्रकाश की आध्यात्मिक क्यूई के स्थान को समझने वाला था। लेकिन इसी समय कोई अचानक बाहर से आंगन में आया। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में कदमों की आवाज ने अयान को बाधित कर दिया। अयान क्रोधित और असहाय दोनों था। वह केवल अपनी आंखें खोलकर कह सका, जनरल सन, क्या कोई बात है? रोहित ने क्षमा मांगते हुए हाथ फैलाए और कहा, ऐसा नहीं था कि मैंने आपको बीच में टोकने पर जोर दिया था। मुझे आपसे सचमुच कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। अजवर मेघ संप्रदाय के वे शिष्य पहले ही चिरनिद्रा वन में जा चुके हैं। दरअसल मैं तुम्हें कल ही बताना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारी साधना में बाधा डालने का साहस नहीं कर सका। लेकिन वे कल रात वापस नहीं आए, इसलिए मेरे पास तुम्हें ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अयान चौंक गया और चिल्लाया, क्या?
वे चिरनिद्रा वन में प्रवेश कर गए। ये बकवास है जनरल सन, आपने उनकी ताकत पहले भी देखी है। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? वे 30 से अधिक एज और क्लाउड संप्रदाय के शिष्य पर्याप्त मजबूत नहीं थे। अधिक से अधिक, वे एज और क्लाउड संप्रदाय के साधारण शिष्य मात्र थे। वे दानिश दुबे जैसे नहीं थे, जो दूसरे दर्जे के संप्रदाय के मुख्य अनुयायियों में से थे। क्या इतनी ताकत वाला व्यक्ति अगर चिरनिद्रा वन में चला जाए तो वह मौत को आमंत्रित नहीं कर रहा होगा? रोहित ने असहाय होकर कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। वे कहते रहते हैं कि वे आपसे पहले मिशन पूरा करना चाहते हैं, जिससे ये साबित होता है कि वे आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उन्होंने भी आपकी तरह ही मिशन को स्वीकार किया है। मुझे उन्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अन्यथा, यदि एज और क्लाउड सेक्ट मुझसे पूछेगा तो मैं खुद को समझा नहीं पाऊंगा। अयान ने अब ज़्यादा कुछ नहीं सुना और तुरंत चल पड़ा। मैं अब चिरनिद्रा वन की ओर जा रहा हूँ। मेरे ग्रिफिन को जंगल में ले जाना असुविधाजनक है। कृपया मेरे लिए एक तेज घोड़ा तैयार करें, जनरल सन। बाद में रोहित अयान के लिए एक घोड़ा लेकर आया, लेकिन वह तेज घोड़ा नहीं था। इसके बजाय यह एक 3 मीटर लंबा रात्रि ब्लेड वाला तेंदुआ राक्षसी जानवर था। यह राक्षसी जानवर जियानेटियन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था और सेना द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों में से एक था। रात्रि ब्लेड वाला तेंदुआ बिल्कुल काले रंग का था। इसका शरीर मजबूत और चिकना था और एक चुपचाप दौड़ने में अच्छा था। गति और छिपने की क्षमता के मामले में यह एक साधारण BMW घोड़े से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। ये बहुत अच्छा है। जैसे ही अयान ने नाइट ब्लेड तेंदुए को देखा, उसकी दिली इच्छा जागृत हुई और वह तेंदुए के चिकने फर को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। राक्षस जानवरों की सवारी बहुत बहुत महंगी, हास्यास्पद रूप से महंगी थी। विशेष रूप से यह नाइट ब्लेड तेंदुआ, जिसकी कीमत 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि रात्रि ब्लेड वाले तेंदुए को पकड़ना कठिन था, बल्कि इसलिए कि उसे वश में करना बहुत कठिन था। इसी प्रजाति के रात्रि ब्लेड तेंदुओं को अपने जंगली स्वभाव से छुटकारा पाने के लिए आमतौर पर कई पीढ़ियों के पशुपालकों के प्रयासों और अकल्पनीय मात्रा में मानव और भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, रोहित ने कहा। मेरे पास स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर की ताकत है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं राक्षसी जानवरों से निपटने में सक्षम हो जाऊंगा। अयान ने अपना सिर हिलाया। अब समस्या अपराध करने वाले राक्षसी जानवरों को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें ढूंढना है। आपकी ताकत बहुत मजबूत है। अगर तुम चले जाओगे तो इसका असर मुझ पर पड़ेगा। मम, ये ठीक है। अपना ध्यान रखना। रोहित जानता था कि अयान ने जो कहा वह उचित था, इसलिए उसने बहस करना बंद कर दिया। अयान ने नाइट ब्लेड तेंदुए पर कदम रखा और तूफान की तरह उड़ गया। ये नाइट ब्लेड तेंदुआ जानवर बहुत तेजी से भागा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें हवारोधी गुण था। अयान उसकी पीठ पर सवार होकर आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ा। वास्तव में उसे हवा का ज्यादा प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। चिरनिद्रा वन लुओयू शहर से 300 मील उत्तर में स्थित था। नाइट ब्लेड तेंदुए की गति से यह सिर्फ 1 घंटे में आ पहुंचा था। अयान ने लगाम खींची और नाइट ब्लेड तेंदुए को जंगल के किनारे रोक दिया। तभी उसकी आंखों में बिजली सी चमक उठी और उसे पहली बार चिरनिद्रा वन की वास्तविकता का दर्शन हुआ। राक्षसी पशु वन की रैंकिंग में चिरनिद्रा वन कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि काले तीखे राक्षसी वन के साथ तुलना भी नहीं की जा सकती थी। वहां अंदर कोई भी स्वर्ग मूल क्षेत्र राक्षसी जानवर नहीं होना चाहिए। जंगल के ऊपर पतली राक्षसी आभा को देखकर अयान ने सिर हिलाया और जंगल में भागने से पहले चिल्लाया। चिरनिद्रा वन में जटिल भूभाग का सामना करते समय शक्तिशाली नाइट ब्लेड तेंदुए ने अद्वितीय श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। ये पेड़ों के चारों ओर चक्कर लगाता था और कभी कभी पेड़ों के तने पर कूदता और उन पर कदम रखता था तथा जेड अपवर्तन की तरह आगे पीछे उछलता था। चिरनिद्रा वन की राक्षसी आभा काले तीक्ष्ण राक्षसी वन से निम्न थी, लेकिन इसका क्षेत्रफल काले तीक्ष्ण राक्षसी वन से लगभग 2 गुना बड़ा था। ऐसे स्थान पर एजोर क्लाउड संप्रदाय के 30 से अधिक शिष्यों की खोज करना घास के ढेर में सुई खोजने के समान था। अयान केवल लगातार रुककर जमीन से सुराग खोज सकता था। कभी कभी वह अपनी बिजली जैसी प्रकाश विद्युतीय आंखों का उपयोग युआन क्यूई के उतार चढ़ाव की खोज के लिए करता था, जिसे एजोर क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों ने हवा में छोड़ दिया था। धीरे धीरे वह और गहरे उतरता गया। शाम होते होते वह चिरनिद्रा वन के मुख्य क्षेत्र में पहुंच चुका था। अली के बाद दूसरे घंटे में अयान ने अंततः ग्रीन क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों को जंगल से होकर गुजरने वाली एक साफ पानी की नदी के किनारे देखा। क्या बकवास है, वह अयान बहुत घमंडी है। मैं मूलतः उसे यातना देना चाहता था ताकि मार्क्विस पेंग मेरे साथ अलग व्यवहार करे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में उसमें कोई कौशल होगा। शिवांश ने अपनी छाती रगड़ी। वे जल्दबाजी में आए और अपनी चोटों के पूरी तरह ठीक होने का इंतजार नहीं किया। वरिष्ठ भाई, ज्यादा चिंता मत करो, बगल में खड़ी महिला शिष्या ने कहा। जब हम कुछ और मिशन पूरे कर लेंगे और मुख्य शिष्या बन जाएंगे तो हम संप्रदाय की शक्तिशाली मार्शल तकनीकों को सीख सकेंगे। उस समय हम एक छोटे से अयान से डरेंगे। ये शिष्य कैंप फायर जला रहे थे। आग की लपटों के ऊपर एक हिरण तलवारों से भुना हुआ था। अचानक जब उन्होंने घास हिलने की आवाज सुनी तो 30 से अधिक लोग चौकसी के लिए जल्दी से खड़े हो गए।
हालांकि जब उन्होंने एक काले तेंदुए को घनी झाड़ी से बाहर निकलते देखा, अयान तेंदुए की पीठ पर बैठा था, उन्होंने राहत की सांस ली और फिर उसे गुस्से से घूरने लगे। तुम लोग वापस जाओ। जब अयान ने उन्हें पाया तो उसने राहत की सांस ली और कहा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। शिवांश ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर आप आ सकती हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते? आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? अयान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप लोग अभी मूल क्षेत्र में ही हैं, लेकिन आपकी मार्शल दाव नींव अस्थिर है। यहाँ रहना तो मौत को आमंत्रित करने के समान है। बेहतर होगा कि संप्रदाय में वापस चला जाऊं और कुछ और दिनों तक साधना करूं। क्या कहा आपने? तुम्हें हमारा अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? 30 से अधिक लोग एक साथ खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे अयान के साथ फिर से युद्ध शुरू करना चाहते थे। हालांकि ये सोचकर कि वे अयान के सामने कुछ भी नहीं थे, उन्हें कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ। अयान के इरादे शुरू में अच्छे थे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण थे। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे गलत समझा जाएगा। वह जानता था कि वह इन लोगों को मना नहीं सकता, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। अधिक से अधिक उसे बस उनकी देखभाल करनी थी। नीलाभ मेघ संप्रदाय के शिष्य पुनः बैठ गए और मांस खाते हुए मदिरा पीने लगे। कभी कभी अयान का मजाक उड़ाने वाले कुछ शब्द सामने आ जाते थे। इस समूह के लोगों की स्मरण शक्ति बहुत लंबी नहीं थी। सौभाग्य से अयान ऐसा व्यक्ति नहीं था जो एक दूसरे की परवाह करता हो, इसलिए वह उनसे बहस करने में बहुत आलसी था। रात धीरे धीरे गहराती गई। बहुत से शिष्य भोजन और पेय से तृप्त थे। वे जमीन पर लेट गए और आराम करने लगे। वे धीरे धीरे सो गए और पीछे केवल 5 या 6 पहरेदार ही रह गए। अयान ने अपनी दोनों बाहें मोड़कर तारों भरे आकाश को देखा। उसने अपने मन में सूर्य देव तकनीक के मंत्र को याद किया। नींद ने उसे घेर लिया और ऐसा लग रहा था कि वह सोने के बजाय सो रहा है। जब वह आधा सोया हुआ और आधा जागा हुआ था तो उसने संयोग से एक हल्की सी आवाज सुनी और अपनी आंखें खोल लीं। वह नीला मेघ संप्रदाय का एक शिष्य निकला जो जंगल में चलते हुए जम्हाई ले रहा था। संभवतः उसके लिए जाना सुविधाजनक था। अयान ने फिर पलटकर उसे नजरअंदाज कर दिया। वह हमेशा सतर्क रहता था और सोने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अयान को एक कोमल शरीर अपने आगोश में पड़ा हुआ महसूस हुआ। शरीर का स्पर्श सुखद और गर्म था। ये बहुत आरामदायक था। अयान की चेतना थोड़ी धुंधली थी और उसे पता नहीं था कि वह जाग रहा है या सपना देख रहा है। उसे केवल अपनी पलकें भारी महसूस हुईं। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और देखा कि एक महिला उसके चेहरे पर धीरे धीरे सांस ले रही थी। वह महिला लगभग 25 या 16 वर्ष की लग रही थी। उसने जो सांस छोड़ी वह अयान की गंध की भावना से भरी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वह ऑर्किड की खुशबू छोड़ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह एक परिपक्व महिला के मुंह की गंध से भरी हुई थी। वह बहुत सुंदर तो नहीं कही जा सकती थी, लेकिन उसकी भौहों के कोनों के बीच की अवर्णनीय दसियों हजार शैलियां, वसंत की भावनाओं से रंगे उसके हल्के लाल गाल सबसे अधिक आकर्षक थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महिला नग्न थी। अपने मुलायम और चिकने दाहिने हाथ से उसने धीरे से अयान के गाल को पकड़ा और धीरे से उसके चेहरे को चाटा। अयान ने हिलने की कोशिश की, लेकिन वह शक्तिहीन महसूस कर रहा था। महिला का मुंह धीरे धीरे अयान के कान के पास चला गया। वह मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि कुछ बुदबुदा रही थी। फिर वह धीरे से खड़ी हुई, अयान का सिर पकड़ लिया और उसका चेहरा अपने मुलायम पेट की ओर कर दिया। नीचे से एक हल्की सी कोमल आभा तैरती हुई ऊपर आ रही थी। इस समय अयान का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसका पूरा दिल जोरों से धड़कने लगा। यह क्या था? सपना? अयान कोई ऋषि नहीं थे और इस उम्र में उनके शरीर में कुछ असामान्य परिवर्तन हुए। भूतिया चिरनिद्रा वन में एक स्त्री अचानक उसकी बाहों में प्रकट हुई। उसके मन में एक अत्यंत विचित्र अनुभूति हुई। हालांकि सपनों की दुनिया में असामान्य घटनाओं को अनदेखा करने की भावना थी, यानी तर्क क्षमता का कमजोर होना। वास्तव में उसकी अगली कार्रवाई अयान के कपड़े खोलना था। अयान विरोध करना चाहता था, लेकिन वह विकास जारी रखने के लिए अधिक इच्छुक था। उन्होंने अवचेतन रूप से महसूस किया कि स्थिति में कुछ गड़बड़ है। हालांकि वहां कुछ गड़बड़ थी और यह नहीं कहा जा सकता था कि उसके सपनों में उसकी निर्णय क्षमता में गंभीर कमी थी। इस समय अचानक उसके चेहरे पर एक तेज दर्द उठा, जिससे अयान की आत्मा कांप उठी। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। पीछे मुड़कर उसने देखा कि वह छोटी चिड़िया उसके कंधे पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर जोर जोर से चोंच मार रही थी। ये कैसे है? अयान चौंक गया। उसने फिर से अपने आप को देखा। वह नदी के किनारे लेटा नहीं था, बल्कि अनजाने में एक निश्चित वन क्षेत्र की ओर चला जा रहा था। अयान के साथ साथ अजूरे बादल संप्रदाय के 30 से अधिक शिष्य भी थे। उन सभी की आंखें बंद थीं और चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी। वे चलती हुई लाशों की तरह चल रहे थे। आकर्षण। अयान की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह खुद को लापरवाह होने के लिए कोसने लगा। वह स्पष्टतः दुष्ट मार्ग की मोहक तकनीक के झांसे में आ गया था। इसीलिए मैंने खुद को खो दिया। हालांकि एक पल के लिए सोचने के बाद ये बेहतर था कि बस अभिनय जारी रखा जाए और एज और क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों के साथ चलें, ये देखने के लिए कि वे अंत में कहां जा सकते हैं।
इस प्रकार अयान के होंठ हिले और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, छोटी गौरैया, ऊपर जाओ और ऊंची उड़ान भरो। किसी को भी अपने पद चिन्हों का पता न चलने दें। छोटी चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और अयान को छोड़कर चली गई। अयान ने अपनी आंखें बंद करने का नाटक किया। उसकी आंखों में केवल एक हल्की दरार थी और वह भीड़ के पीछे चलता रहा। लगभग आधे घंटे चलने के बाद उसके सामने एक खुली जगह दिखाई दी। इस खुली जगह में केवल एक ही चीज थी और वह था एक पुराना पेड़। ये प्राचीन वृक्ष कम से कम 1000 वर्षों तक जीवित रहा। यह इतना मोटा था कि भयावह रूप से मजबूत था। इस प्राचीन वृक्ष को उठाने के लिए संभवतः 40 से 50 वयस्कों की आवश्यकता पड़ी होगी। छोटी सी खुली जगह पर एक पुराना पेड़ अकेला खड़ा था। खुले स्थान के किनारे पर कोई असामान्यता नहीं थी। यह एक सामान्य जंगल का पेड़ था। ये प्राचीन वृक्ष अयान के दिल में अजीब सा लगा, पर उसकी आंखों के कोने चमक उठे और वह स्तब्ध रह गया। एज और क्लाउड संप्रदाय के सभी शिष्य गायब हो गए थे। कब से? अयान को पसीना आ गया। क्या वे हमेशा उसके साथ नहीं रहते थे? जैसे ही वह उस प्राचीन वृक्ष की ओर आकर्षित हुआ, वह मात्र 1 दर्जन सेकंड में गायब हो गया। इस समय अयान को भेस की कोई परवाह नहीं थी और उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगा। हालांकि उन्हें यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं मिला। कहाँ है वह? सब लोग कहाँ हैं? अयान की सांसें और तेज हो गईं। उसे लगा कि यहाँ एक असामान्य माहौल है। माहौल बहुत अस्पष्ट था, लेकिन इससे लोग बेहद असहज हो सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो कोलोसियम में हजारों लोग उसे देख रहे हों। हालांकि ये जगह खाली थी, वहां आधी मानव आकृति कहाँ हो सकती थी? कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है। यहाँ कोई है या कोई राक्षसी जानवर है? अयान की आंखों में बिजली चमक उठी, लेकिन अंत में वह अभी भी विशेष स्थिति का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं देख सका। इसके बाद उन्होंने अपनी दृष्टि बढ़ाई और सीधे लाइटनिंग फोटोइलेक्ट्रिक आई का उपयोग किया, लेकिन फिर भी वे कोई मानवीय सुराग नहीं देख सके। यदि कोई यहाँ छिपा हुआ हो, भले ही वह किसी बाधा के पीछे छिपा हो, तो उसे निश्चित रूप से लाइटनिंग फोटोवोल्टेइक आई द्वारा ढूंढ लिया जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि बिजली की फोटोवोल्टिक आंख सीधे मानव शरीर की जीवन शक्ति को देख सकती थी, और यहाँ तक कि एक राक्षसी जानवर की जीवन शक्ति भी छिपी नहीं रह सकती थी। हालांकि वह अजीब सी अनुभूति अयान के साथ हर समय रहती थी। कैसा भयावह दृश्य है ये! अयान ने गहरी सांस ली और खुद को शांत रहने को कहा। जितना अधिक वह घबराता गया, उतना ही अधिक वह मुख्य बिंदु को नहीं समझ पाया। वह बस पालथी मारकर बैठ गए और अपनी सामान्य साधना अवस्था में लग गए। उन्होंने अपनी साधना तकनीक को प्रसारित नहीं किया, बल्कि अपने आसपास की स्थिति को समझने के लिए अपने अवचेतन का उपयोग करने हेतु अपनी सर्वोच्च एकाग्रता को एकत्रित किया। आखिर उसे क्या घूर रहा था? धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसे लगा कि उसके चारों ओर लोग हैं। अनगिनत लोग उसके चारों ओर खड़े थे, उसे पूरी तरह से घेरे हुए। अयान को ठंडा पसीना आ गया और उसने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उसके आसपास अभी भी कुछ नहीं था। वह जंगल की ओर संदेह भरी नजरों से देखता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी पुतलियां छोटी होती गईं। उसने अवचेतन रूप से कहा, पेड़। ये वे पेड़ हैं। वे पेड़ एक एक करके उसके चारों ओर खड़े हो गए, मानो वे उसे देख रहे हों। अयान ने अपनी विशालकाय काले तराजू वाली कृपाण निकाली और आगे बढ़ते हुए एक पेड़ के तने पर वार किया। जिस क्षण पेड़ का तना टूटा, उसके सामने का दृश्य देखकर अयान अचंभित रह गया। इंसान! उस पेड़ के तने में वास्तव में एक मरा हुआ आदमी छिपा हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि लेई लियांगुआन की आंखें जीवन शक्ति नहीं देख सकीं। शव पूरी तरह नग्न था और उसका चेहरा राख जैसा था। पेड़ के तने से छोटी छोटी लाल जड़ें बाहर निकली हुई थीं। अनगिनत जड़ें लाश के शरीर में घुसी हुई थीं, मानो वे उसके शरीर से कुछ सोख रही हों। अयान जल्दी से बाहर भागा और एक और पेड़ काट डाला। अंत में अंदर एक मृत व्यक्ति भी था। फिर से विभाजन हुआ, अभी भी अधिक था। हैकिंग जारी रखें, अभी भी हैं। अयान सर्पिल आकार में दौड़ने लगा। दौड़ने का दायरा और बड़ा होता गया। उसके हाथ में मौजूद विशाल काले रंग की कृपाण बेतहाशा काट रही थी, जिससे घनी हल्की परछाइयां बन रही थीं। पेड़ों को एक एक करके काटा गया और मृतकों के शव पेड़ के तने से बाहर निकले। पेड़ों के अंदर की अजीब रेशेदार जड़ों ने सभी को छेद दिया था। कुछ मृतक ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी मरे हों, जबकि अन्य पहले ही सूख चुके थे। पहली नज़र में वे सूखे पेड़ की छाल जैसे लग रहे थे। अयान ने एक पंक्ति में 400 से 500 पेड़ों के तने काट डाले। एक भी पेड़ खाली नहीं था, वह लोगों से भरा हुआ था। 80 से 90 हजार लोग। रामनगर कस्बे के कुल 80 से 90 हजार लोग पेड़ के तने में छिपे हुए थे। ये कितनी बड़ी संख्या होगी? अयान उछलकर हवा में उछल गया। उसने आसमान से नीचे देखा। नीचे एक अंधेरा जंगल था और वह उसकी सीमाएं भी नहीं देख पा रहा था। 90 हजार पेड़ कितने बड़े क्षेत्र को कवर कर सकते हैं? जहां भी वह देख सकता था, हर पेड़ पर मरे हुए लोग थे। ये सोचते ही अयान को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। विशेषकर जब वह नीचे उतरा तो उसने पाया कि वह 1000 वर्ष पुराने पेड़ के जितना करीब गया, वहां उतनी ही अधिक मादाएं थीं। प्राचीन वृक्ष के निकट के पेड़ों पर बड़े पेट वाली गर्भवती महिलाएं भी थीं। अयान के बाईं और दाईं ओर लगभग 100 पेड़ थे जिन पर जुड़वां लाशें थीं और उनके हाथों में बच्चे थे।
माँ ने अपने नवजात बच्चे को कसकर गले लगा लिया, उसका चेहरा अंतहीन दुख से भरा हुआ था। छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में मर गया, इससे पहले कि वह अपनी आंखें खोल पाता, लेकिन रेशेदार जड़ों के रेशे बच्चे की त्वचा में घुस गए। भाड़ में जाए तुम्हारे पूर्वज। अयान पागल हो रहा था। उसके आंसू बह निकले और उसकी आंखों से खून बहने लगा। वे किस प्रकार के डाकू हैं? वे बहुत अमानवीय हैं। यहाँ से चले जाओ। अयान ने पूरी ताकत से चिल्लाया और अपने जीवन की सबसे क्रोधित दहाड़ निकाली। उसकी दहाड़ 9 स्वर्गों की गड़गड़ाहट के समान थी, जो शांत स्वच्छ जल वन में टूटकर गिर रही थी। इस दहाड़ ने उसके सारे क्रोध और युद्ध की उन्मत्त इच्छा को उजागर कर दिया। उसकी गर्जना से लुढ़कती हुई युआन की हुई एक उफनती नदी की तरह सभी दिशाओं में बह गई। यहाँ तक कि जमीन पर पड़ी मिट्टी भी चूर्ण चूर्ण हो गई और पहाड़ों और खेतों पर उड़ गई। दहाड़ से त्वचा की एक बड़ी परत खरोंच गई। जमीन पर घनी जड़ें दिखाई दी जो एक दूसरे पर चढ़ी हुई मकड़ी के जालों की परतों की तरह थीं। जमीन के नीचे छिपी हुई सभी जड़ें खूनी लाल थीं। इन वृक्षों की रेशेदार जड़ें मध्याह्न रेखाओं की तरह थीं, जो हृदय की धड़कन की लय की तरह लयबद्ध रूप से गतिमान थीं। सभी जड़ें एक ही दिशा की ओर जाती थीं। ये वही प्राचीन वृक्ष था। अयान की आंखें लाल थीं। वह हवा में उछला और पागलों की तरह उस विशालकाय काले शल्क वाले कृपाण को जमीन पर दे मारा। कृपाण किरणों ने जमीन को चीर दिया, जिससे ये क्षेत्र तुरंत खंडहर में तब्दील हो गया। रक्तलाल वृक्ष की जड़ें जो आपस में उलझी हुई थीं, वे भी टुकड़े टुकड़े हो गईं। हालांकि आसपास कुल 80,000 से 90,000 पेड़ थे। यदि रामनगर कस्बे से अपहृत लोगों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या संभवतः 150,000 के करीब होगी। अयान उन सभी पेड़ों को यूं ही काटकर नष्ट नहीं कर सकता था, जैसे कि वह अपना गुस्सा निकाल रहा हो। अयान के जमीन पर गिरते ही उसका मुंह कांपने लगा और वह चिल्लाया, बाहर निकलो। बोलते हुए उसने अपनी तलवार उस प्राचीन वृक्ष की ओर तान दी। मैं तुम्हें बाहर आकर मरने के लिए 3 सांसों का समय देता हूं। इसी समय आकाश में एक काला बादल छा गया। काले बादल के भीतर से आकृतियां उतर आईं। जमीन पर उतरने के बाद वहां पुरुष और महिलाएं थीं। काफी देर तक उत्पात मचाने के बाद वे सभी आसमान में छाए काले बादलों में छिप गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अयान ने जंगल में बिजली के बोल्टों से खोज की, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ सका। जहां तक पुरुषों और महिलाओं की बात है तो उनकी संख्या 100 से अधिक थी, जिनमें से प्रत्येक ने कपड़े नहीं पहने थे और अपना शरीर खुला रखा था। वे अयान के सामने शांति भी बनाने लगे। कुछ जमीन पर लेट गए, कुछ जमीन पर लेट गए, कुछ सीधे खड़े हो गए और कुछ शाखाओं पर उल्टे लटक गए। बिना किसी अपवाद के सभी लोग अयान की ओर देखने लगे। आदमी ने अपना शरीर सीधा किया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। महिला की आंखें पानी की तरह धुंधली थीं, जब वह अयान को आधी खुली और आधी बंद आंखों से देख रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और असामान्य खुशी दोनों झलक रही थी। इस क्षेत्र में वे सभी वही काम कर रहे थे जो वे करना चाहते थे। अयान के कानों में एक तेज आवाज गूंजी। पहली आवाज या तो कर्कश दहाड़ थी, या खुशी से भरी चीख थी, या दर्द या खुशी की लंबी चीख थी। अयान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सिर गूंज रहा हो, मानो उसमें पेस भर गया हो। उसकी चेतना तेजी से कम होने लगी, धुंधली होने लगी। उसकी दृष्टि भी बहुत धुंधली हो गई और उसके पूरे शरीर की ताकत ज्वार की तरह पीछे हट गई और यहाँ तक कि विशालकाय कृपाण भी जमीन पर आ गिरा। आकर्षण। सैकड़ों लोगों ने एक साथ इस मोहक तकनीक का प्रयोग किया। अयान का शरीर लगभग नियंत्रण से बाहर हो गया था। उसने जल्दी से अपनी जीभ का सिरा काटा और पैर मोड़कर बैठ गया। उसकी हथेलियां आकाश की ओर थीं, उसके पैर आकाश की ओर थे, उसका सिर आकाश की ओर था और वह अपने पांचों हृदय आकाश की ओर करके पालथी मारकर बैठा था। आंखें नाक पर, नाक मुंह पर, मुंह दिल पर। हावरन धर्मी क्यूई हमेशा के लिए आपके सीने में मौजूद है। हाउतन शुद्ध सार तकनीक। अयान जोर से चिल्लाया और हाउतियान चुन युआन तकनीक तेजी से घूमने लगी, जैसे बहते बादल और बहते पानी, और राक्षसी मोह को दूर कर दिया। इस क्षण अयान ने अपनी सारी ताकत पुनः प्राप्त कर ली। उसने अपने हाथ से विशालकाय काले तराजू वाला कृपाण पकड़ा और पुरुषों और महिलाओं की ओर गोली चला दी। कई पुरुष और महिलाएं चौंक गए और अपने शरीर से चिपचिपा पसीना अयान की ओर फेंकने लगे। पसीना वास्तव में गुलाबी था। एक बूंद अयान के शरीर पर गिरी, जिससे उसकी चेतना धुंधली हो गई। अयान जानता था कि यह अजीब पसीना कितना भयानक था। उसने अपनी चरम लचीलापन का प्रदर्शन किया था और पसीने से तर वर्षावन में आगे पीछे घूम रहा था। उसके हाथ में जो कृपाण थी वह निर्दयी थी। उसने कृपाण से वार किया। कृपाण की रोशनी टिमटिमाई और दोनों के सिर जमीन पर आ गिरे। 2 कृपाण की रोशनी में चांद प्रतिबिंबित हो रहा था, जो अयान के क्रोध और दुख से भरा हुआ था। 3 कृपाण की रोशनी बहुत ठंडी थी, जो दुनिया की सभी बुरी आत्माओं को काट रही थी। चाकू से हमला, चाकू से मौत। जो भी पुरुष और महिला मौके पर ही मर गए, जमीन पर गिरने और मरने के बाद उनके शरीर वास्तव में राक्षसी लोमड़ियों में बदल गए। रूप परिवर्तन। राक्षसी जानवर। इस संसार में बहुत कम राक्षसी जानवर थे जो रूपांतरण कर सकते थे। उनकी साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, उनके रूपांतरण की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसका उनकी बुद्धिमत्ता से बहुत कुछ लेना देना था।
सामान्यतः एक राक्षसी जानवर जितना अधिक बुद्धिमान होगा, उसके रूपांतरित होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, जैसे कि लोमड़ी, नेवला इत्यादि। क्षेत्र परिवर्तन की संभावना को बढ़ा नहीं सकता था, लेकिन परिवर्तन के बाद राक्षसी जानवर आगे बढ़ने के साथ अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते थे। मूल रूप से रूपांतरित राक्षसी जानवरों के पास केवल मानव रूप था, लेकिन उनमें सोचने या बोलने की क्षमता नहीं थी। उनकी साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, मनुष्यों से उनकी समानता उतनी ही अधिक होगी। वे मानव शब्द भी बोल सकते थे और पढ़ भी सकते थे। यदि किसी राक्षसी पशु में रूपांतरण की क्षमता होती, तो उसमें से पशु शब्द हटा दिया जाता और उसे राक्षस कहा जाता। इस समय इन राक्षसों का क्षेत्र स्पष्ट रूप से बहुत अधिक ऊंचा नहीं था। निचले वाले केवल जियानेटियन क्षेत्र के 8वें या 9वें स्तर पर थे और उच्च वाले केवल मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर थे। इस समय शेष लोमड़ी राक्षस पहले से ही चिल्ला रहे थे और सभी दिशाओं में भाग रहे थे। हालांकि अयान, जो गुस्से में था, उन्हें कैसे जाने देता। यहाँ वापस आओ। अयान के बाएं हाथ ने युआन क्यूई को संघनित किया और उसे पकड़ लिया। 7 या 8 राक्षसी जानवरों को चूसा गया, और जब वे अभी भी अयान की ओर पीछे की ओर उड़ रहे थे, तो अयान ने उन्हें खाली हाथ मारा। कृपाण कृपाण कमर स्लैश। वे राक्षसी जानवर बेतरतीब ढंग से भाग गए, जबकि अयान पागलों की तरह उनका पीछा कर रहा था। जब उसने मृत गर्भवती महिलाओं और उन जुड़वां लाशों के बारे में सोचा, जिनमें अभी भी बच्चे थे, तो अयान की आंखें लाल हो गईं। उसकी आंखों में केवल हत्या की मंशा थी, अंतहीन हत्या की मंशा। जब अयान ने राक्षसों के समूह को मार डाला, तो प्राचीन वृक्ष अचानक टूट गया। असंख्य रक्त लाल रेशेदार जड़ें एक समय में इस प्राचीन वृक्ष में संघनित हो गई थीं। इस समय अयान ने अपना सिर उठाया और एक व्यक्ति को प्राचीन पेड़ से बाहर तैरते हुए देखा। इस व्यक्ति और प्राचीन वृक्ष के बीच एक अजीब संबंध था। इससे उस व्यक्ति की जीवन शक्ति अवरुद्ध हो सकती है। जब अयान ने अपनी बिजली जैसी चमकती आंखों से उसे देखा, तो उसे केवल पौधे की जीवंतता ही दिखाई दी। वह उस व्यक्ति का अस्तित्व नहीं देख सका। उस व्यक्ति के पास 3 लंबी लोमड़ी की पूंछ थी, जो 5 से 6 मीटर लंबी थी। वे सीधे खड़े थे और धीरे धीरे हवा में तैर रहे थे। ये व्यक्ति न तो पुरुष दिखता था और न ही महिला। उसका शरीर तो पुरुष जैसा था, लेकिन चेहरा एक मोहक महिला जैसा था। अयान को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि इस व्यक्ति का केवल सिर और छाती ही मानव जैसा था, जबकि उसके सभी अंग बालों से ढके हुए थे। ये स्पष्ट था कि यह व्यक्ति एक राक्षसी जानवर की शारीरिक संरचना थी। रूपांतरित राक्षसी पशु। कुछ गलत है। अयान ने अपनी बिजली जैसी दृष्टि का प्रयोग किया और जो कुछ उसने अपने सामने देखा उसे देखकर दंग रह गया। वह कोई रूपांतरित राक्षसी जानवर नहीं था। यह एक मानव था जो राक्षसी जानवर में बदलना चाहता था। इसका कारण यह था कि उस वस्तु के शरीर में स्पष्ट रूप से मानव जीवन शक्ति थी, लेकिन उसमें थोड़ी मात्रा में राक्षसी पशु विशेषताएं भी मिली हुई थीं। मैंने कभी किसी राक्षसी जानवर को अभिनेता में रूपांतरित होते नहीं सुना, लेकिन मैंने कभी किसी मनुष्य को राक्षसी जानवर में रूपांतरित होते नहीं सुना। इस तरह की बात तो बिल्कुल ही असंभव है। यह अपने आप को परिष्कृत कर रहा है। अयान को अचानक समझ आ गया। उस चीज ने उसे आधा मानव और आधा राक्षस बना दिया। इस तरह वह एक ही समय में मानव और दानव दोनों मार्शल आर्ट की साधना करने में सक्षम हो जाएगा। वास्तव में राक्षसी जानवरों की शारीरिक क्षमता स्वाभाविक रूप से मनुष्यों से अधिक थी। क्या उस चीज का यही उद्देश्य था? हालांकि अगले ही पल अयान की नजर किसी चीज पर पड़ी। उस प्राचीन वृक्ष के भीतर, जहां से आधा मनुष्य और आधा दानव बाहर निकले थे, एक चिपचिपा तरल पदार्थ था जो एजोर क्लाउड संप्रदाय के 30 से अधिक शिष्यों से चिपका हुआ था। उन शिष्यों को भी दाढ़ी की पतली जड़ों से छेदा जा रहा था, जो धीरे धीरे कुछ अवशोषित कर रही थीं। उनके हाव भाव अतुलनीय रूप से दर्दनाक थे, एक अवर्णनीय पीड़ा को सहन कर रहे थे, और वे अयान की ओर याचना भरी निगाहों से देख रहे थे। जी, आधा मनुष्य आधा दानव, न नर न मादा। वह अचानक अजीब तरह से हंसा। ये कैसा अनजान लड़का है? मेरी खेती में बाधा डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राक्षस ने अयान की ओर इशारा किया और थूक दिया। अयान ने पहले ही बिजली की फोटोइलेक्ट्रिक आंखों के माध्यम से देख लिया था कि यह दानव मूल रिटर्न के तीसरे स्तर पर था और अपनी चरम अवस्था में था। ये शरीर के शोधन के महत्वपूर्ण क्षण पर होना चाहिए था, लेकिन इसमें उसके द्वारा बाधा उत्पन्न कर दी गई। यदि वह सचमुच सफल हो भी गया तो उसे नहीं पता कि भविष्य में वह कितनी परेशानी खड़ी कर देगा। क्या आप कीमियागर हैं? अयान को अचानक ये ख्याल आया। ओह, आपकी नज़र अच्छी है। राक्षस अजीब तरह से हंसा। हालांकि आपने अभी अभी जो हाउतियान चुन्युआन तकनीक का इस्तेमाल किया है, उसे देखते हुए आपको सूर्य चंद्र संप्रदाय का शिष्य होना चाहिए, है ना? वह महान होगा। यदि मैं तुम्हें अपने में समाहित कर सकूं, तो मेरा शरीर और भी अधिक परिपूर्ण हो जाएगा। सूर्य चंद्र संप्रदाय के शिष्यों को पूरे ड्रैगन महाद्वीप से सावधानीपूर्वक चुना गया था और उनमें से प्रत्येक विशेषज्ञों में एक विशेषज्ञ था। हालांकि जब राक्षस को अयान की पहचान के बारे में पता चला, तो न केवल उसे डर नहीं लगा, बल्कि वह और भी अधिक उत्साहित हो गया। जाहिर है, वह अपनी अद्वितीय शारीरिक शक्ति पर काफी आश्वस्त था। एक महान कीमियागर प्रतिभा ने राक्षसी मार्ग पर कदम रखा है। आपके लिए 1 लाख से अधिक निर्दोष प्राणियों को सीढ़ी के रूप में उपयोग करना अक्षम्य है।
अयान ने विशाल कृपाण को अपने सामने क्षैतिज रूप से रखा और जोर से अपने दांत पीस लिए। क्योंकि बल बहुत अधिक था, उसके माथे की नसें उभर आईं। अयान ने अपनी तलवार की धार से राक्षस को घूरा और अपने दांतों के बीच से कुछ शब्द निकाले। बेहतर होगा कि तुम मुझे मार डालो, वरना मैं तुम सबको एक एक करके जिंदा काट दूंगा। के। बिना किसी और हलचल के राक्षस चमक उठा और अयान की ओर दौड़ा। अयान ने अपनी हिंसक युआन क्यूई को संघनित किया और एक हरा ड्रैगन उसके सामने समुद्र से बाहर उड़ आया। धमाका! तुरंत ही एक भयंकर युआन क्यूई विस्फोटित हुआ, जिसने अयान को एक चमकदार ज्वाला फेंकने वाले हथियार में घेर लिया। राक्षस की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी, लेकिन वह भागा नहीं। हाथों ने 10 तीखे पंजे फैलाए और ब्लेड को पकड़ लिया। राक्षस ने अपने पंजों से ब्लेड के किनारे को पकड़ लिया, जिससे बड़ी मात्रा में आग की लपटें निकलने लगीं। ये पहली बार था जब अयान ने अपने सार का उपयोग करके एजियोर ड्रैगन को समुद्र में छोड़ा था। इस तरह के भयानक कृपाण प्रहार से एजियोर क्लाउड संप्रदाय के 30 से अधिक शिष्यों को नष्ट किया जा सकता था। हालांकि जिस चीज ने उसके शरीर को अर्धदानव में परिवर्तित कर दिया था, उसने वास्तव में अपने पंजों से ही उस विशाल कृपाण को पकड़ लिया था। इस तरह के शरीर परिशोधन वास्तव में ऐसी अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति तक पहुंचने में सक्षम था। यह मनुष्यों से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली था तथा विशुद्ध राक्षसी जानवरों से भी अधिक शक्तिशाली था। अयान का दिल कांप उठा और उसने दोनों हाथों से कृपाण की मूठ कसकर पकड़ ली और दहाड़ा, खींचो। कृपाण स्लैश। जमीन से 5 मीटर ऊंची एक प्रकाश किरण निकली। भयानक कृपाण की रोशनी ने राक्षस के पंजे तोड़ दिए और राक्षस की छाती में घुस गई। हालांकि राक्षस को कृपाण की रोशनी से काट दिया गया और पीछे धकेल दिया गया। हालांकि कृपाण की रोशनी ने उसके शरीर पर बड़ी मात्रा में चमकदार लपटें पैदा कर दी और वह वास्तव में उसे काटने में असमर्थ रही। कृपाण की रोशनी खत्म होने के बाद अयान ने चारों ओर देखा और पाया कि राक्षस की छाती पर केवल एक हल्का कृपाण का निशान था। क्या? अयान दंग रह गया। मैंने अपने आप को बहुत अधिक महत्व दिया। राक्षस अजीब तरह से हंसा। आपको क्या लगता है कि मैंने खुद को इस तरह के भूत में बदलने के लिए इतना समय और प्रयास क्यों खर्च किया? मेरी शारीरिक शक्ति पहले से ही एक शुद्ध राक्षसी जानवर से 10 गुना अधिक है। यहाँ तक कि आप, जो कि मूल वापसी के प्रथम स्तर के एकमात्र शिष्य हैं, मेरी सुरक्षा को तोड़ना चाहते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, राक्षस की आकृति चमक उठी और तुरंत अयान के पास आ गई। उसके तीखे पंजे अयान की गर्दन की ओर बढ़ गए। अयान की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। वह तुरंत खड़ा हुआ और ब्लेड को रोक दिया। तभी उसके पंजों ने ब्लेड को जकड़ लिया, जिससे अयान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पहाड़ टूटकर उसके पूरे शरीर में घुस गया हो। अयान तुरंत उड़ गया तथा उसके हाथ में पकड़ी लंबी कृपाण भी उतर गई। इस प्रकार की विचित्र शक्ति तो घृणित थी। एक पल में ही अयान को अपने और राक्षस के बीच बहुत बड़ी खाई का एहसास हो गया। अयान ने जब हवा में बैकफ्लिप किया और अचानक जमीन पर गिरा, तो उसका शरीर आधा मुड़ा हुआ और आधा झुका हुआ था, ठीक उसी समय जब वह बाहर कूदने वाला था। राक्षस ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसका पीछा किया और जैसे ही वह अयान की ओर बढ़ा, उसका शरीर एक छद्म रूप में बदल गया। शरीर तानाशाह बिजली शरीर। अयान ने गोली चलाई और उसका पूरा शरीर फट गया। उसके शरीर पर घनी बिजली की अदृश्य धारियां दिखाई दी। पेंग! अयान और राक्षस हवा में टकरा गए। अयान ने अपनी बांह को युआन क्यूई से ढक लिया और राक्षस के पंजों का प्रतिरोध करने के लिए अपनी कोहनी का इस्तेमाल किया। दोनों पक्ष वास्तव में एक दूसरे के विरुद्ध गतिरोध की स्थिति में थे। तुम क्या कर रहे हो? राक्षस चौंक गया। अयान ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और अपनी युआन क्यूई का उपयोग करके काले रंग की तलवार को अपने हाथ में ले लिया। उसने अपना हाथ उठाया और उसे नीचे गिरा दिया। विस्फोटक शक्ति से भरी विशाल कृपाण ने भिनभिनाती और कांपती हुई कृपाण की रोशनी को संघनित किया और राक्षस के कंधे पर भयंकर वार किया। राक्षस जमीन पर गिर गया और फिर से ऊपर उछला। इसका कठोर शरीर सचमुच अकल्पनीय था। अयान ने अपना कृपाण सामने की ओर खींचा, लेकिन राक्षस में अभी भी जवाबी हमला करने की ताकत थी। उसके कंधे पर लगभग 1 इंच गहरा चाकू का घाव पहले ही काटा जा चुका था। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और ब्लेड पकड़ लिया। इसके बाद एक व्यक्ति और एक राक्षस के बीच भयंकर झड़प हो गई। अयान की कृपाण विस्फोटक शक्ति से भरी हुई थी, लेकिन राक्षस के पंजे कृपाण की रोशनी के विरुद्ध थे। जब भी दोनों पक्ष टकराते, तो एक गोलाकार प्रघात तरंग निकलती, जो हवा में जमीन से टकराती और फिर हवा से जमीन पर वापस आ जाती। हालांकि टायरेनिकल बॉडी लाइटनिंग बॉडी का उपयोग केवल 5 सेकंड के लिए ही किया जा सकता था। यदि ऐसा हो भी तो वह केवल उस राक्षस से ही मुकाबला कर सकता है। दूसरे शब्दों में, राक्षस की सामान्य अवस्था में उसके पास एक अत्याचारी बिजली शरीर के बराबर एक आश्चर्यजनक शक्ति थी। अयान ने निर्णायक रूप से तानाशाह बिजली शरीर के अंतिम सेकंड में बिजली ड्राइव को हटा दिया और फिर अपने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई। लाइटनिंग किंग सील, हाउ लाइटनिंग। पू! बिजली का एक बड़ा गोला उड़कर बाहर आया। यद्यपि अयान के शरीर में बिजली जलाने के लिए सफेद लपटों की शक्ति नहीं थी, फिर भी बिजली राजा मोहर की शक्ति, जिसे उसने अपनी क्यूई को बिजली में परिष्कृत करने के बाद जारी किया था, उसके साधना क्षेत्र का अनुसरण करती थी। युआन क्यूई से संघनित थंडर किंग सील बिजली ने तुरंत राक्षस को खा लिया।
अयान ने दर्जनों कृपाण प्रकाशों को आकाश में फेंका और उन्हें सार के 10 मीटर लंबे कृपाण प्रकाश में संघनित कर दिया। कृपाण की रोशनी चमक उठी, जिससे पूरा क्षेत्र दिन के उजाले की तरह प्रकाशित हो गया। इस बार ऐसा नहीं था जब अयान और सरिता दुबे लड़ रहे थे। उस समय सरिता दुबे काले कछुए की ढाल में छिपी हुई थी। अयान विशाल कृपाण क्यूई को संघनित करने के लिए स्वतंत्र रूप से एजियो ड्रैगन का उपयोग कर सकता था। हालांकि ये स्पष्ट था कि अब पर्याप्त समय नहीं था। जिंगलांग याओरी, अयान की कृपाण प्रकाश को भेदती हुई 10 मीटर ऊंची कृपाण प्रकाश को आकाश से नीचे उतार लाए। राक्षस की आंखें जमीन पर चमक उठीं और उसका शरीर एक फुफकार के साथ क्षैतिज रूप से बाहर निकल आया। धमाका, विशाल कृपाण की रोशनी जमीन पर गिरी, जिससे धरती में एक अथाह खाई खुल गई। ये कैसा शरीर है? अयान की पुतलियां सिकुड़ गईं। राक्षस पर स्पष्टतः बिजली गिरी थी, लेकिन क्या वास्तव में इतने कम समय में ही उसकी गतिशीलता पुनः बहाल हो गई थी? जहां तक राक्षस का प्रश्न है, वह अयान की शक्ति से स्पष्ट रूप से परिचित था। उसने एक अजीब चीख निकाली। आकाश में काले बादलों के बीच से एक और आकृति उतरी। जब ये आंकड़े जमीन पर उतरे तो वहां कुल 200 पुरुष और महिलाएं थीं। ये पुरुष और महिलाएं जमीन पर उतरे और एक दूसरे में उलझ गए, जिससे बादल उलट पुलट हो गए। एक भयानक मोहक तकनीक ने फिर से हमला किया और अयान को अपने सिर में झंझनाहट महसूस हुई और वह तुरंत गिर पड़ा और बैठ गया। उन्होंने जल्दबाजी में हाउ तन चुन युआन तकनीक को प्रसारित किया, लेकिन इस बार हाउ तन चुन युआन तकनीक बड़ी संख्या में सामूहिक मोहक तकनीकों का विरोध करने में सक्षम नहीं थी। 200 लोमड़ी राक्षसों ने एक साथ अपने मोहक मंत्र छोड़े। इसका प्रभाव 100 लोमड़ी राक्षसों से भी अधिक शक्तिशाली था। अयान की चेतना धुंधली हो गई थी। वह जमीन पर बैठा था, हिलने में असमर्थ था, जबकि राक्षस एक अजीब मुस्कान के साथ अयान की ओर बढ़ रहा था। लानत है, अयान ने दिल में आह भरी। उसे केवल इस बात से नफरत थी कि वह उस कमीने को मार सके और लाखों निर्दोष लोगों की जान का बदला ले सके। हालांकि इस समय राक्षस अयान के सामने चलने और अयान को मौत के घाट उतारने वाला था। अयान अंतहीन राक्षसी ऊर्जा से घिरा हुआ था। दानव और सूर्य के बीच के महान अंतर ने तुरंत प्रकाश की आध्यात्मिक ऊर्जा को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस के पैर उबलते पानी से जल गए हों और वह चीखते हुए पीछे की ओर कूद पड़ा। आकाश में सूर्य की रोशनी की एक किरण पड़ रही थी, जो अयान को घेर रही थी। उस समय अयान की राक्षसी आभा और मोहक तकनीकों ने चारों ओर का वातावरण भर दिया। जैसे ही सूर्य की रोशनी उन पर पड़ी, वे सब ज्वार की तरह पीछे हट गए। अयान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें सूर्य के समान थीं। ये दृश्य अत्यंत चौंकाने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे अयान स्वर्ग द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति हो। स्वर्ग ने जीवित प्राणियों पर दया करना चाहा और दुष्ट आत्माओं को खत्म करने के लिए एक व्यक्ति को चुना, ताकि वह व्यक्ति दुष्ट आत्माओं द्वारा धोखा न खाए, दुष्ट आत्माओं द्वारा नष्ट न हो, भूतों द्वारा परेशान न हो या अंधकार से घिरा न हो। यह क्या है? राक्षस डर के मारे जोर से चिल्लाया। धमाका, सूर्य की किरणें अचानक तीव्र हो गईं और जमीन पर पड़ने लगीं, जिससे धूल उड़ने लगी। अयान को लगा कि उसका पूरा शरीर जलने वाला है। एक अवर्णनीय शक्ति ने उसे ऊपर देखने और गुस्से से चीखने के लिए प्रेरित किया। उसी समय अयान ने अपनी कृपाण जमीन से उठा ली। जब वह राक्षस की ओर दौड़ा तो उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं और सूर्य की वह प्रचंड किरण हमेशा उसके आकार का अनुसरण करती थी। अयान ने खुद को धोखा दिया और छलांग लगाकर राक्षस को अपनी विशाल कृपाण से काट डाला। लेकिन किसी कारणवश जब ये क्रिया पूरी होने वाली थी तो अचानक अयान के हृदय में एक अजीब सी आत्मज्ञान हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसकी छठी इंद्री बहुत अधिक सक्रिय हो गई हो और उसकी पूर्वाभास शक्ति अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई हो। न केवल उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों में सारा संसार पारदर्शी हो गया है, बल्कि उसके पीछे के पेड़ पौधे भी उसके हृदय में स्पष्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि बहती हवा के हल्के से निशान भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि वह भी यह महसूस कर सकता था कि उसकी तलवार का वार असफल होने वाला है और राक्षस किसी दिशा में भाग जाएगा। ये सभी भावनाएं तात्कालिक एवं क्षणभंगुर थीं। इसमें न तो विश्लेषण की कोई गुंजाइश थी और न ही सावधानीपूर्वक विचार करने की। सब कुछ बिजली की चमक से घटित हुआ। निश्चित रूप से अयान के वार से राक्षस को निश्चित रूप से चोट लगनी चाहिए थी। हालांकि राक्षस ने अचानक चीख निकाली। इसकी पीठ पर स्थित 3 विशाल पूंछें अचानक नष्ट हो गईं।